हेलो, नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित आभासी कक्षा, जिसको वर्चुअल क्लासेस भी कहते हैं, में आप सबका स्वागत है। आज मैं बीए प्रथम वर्ष इतिहास के जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें पहली इकाई से ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इस का सब टॉपिक होगा 16 महाजनपद। इसके बारे में मैंने पहले कक्षा में ही बताया था आपको, जब मैं एक ओवरव्यू दे रहा था बीए प्रथम वर्ष के छात्रों को। उस समय मैंने बताया था कि इतिहास कैसे पढ़नी चाहिए। उसमें मेरा इम्फेसिस था कि इतिहास हमेशा एक क्रोनोलॉजी में, एक सीक्वेंस में पढ़नी चाहिए। इतिहास के साथ सीक्वेंस बहुत जरूरी है, एक क्रम होना चाहिए। उस क्रम में यदि आप इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे, उस क्रम में रह करके आप अपने आप को इतिहास पढ़ेंगे, तो मुझे मानना है, मेरा मानना है कि आप एक इतिहास को अच्छी जानकारी आप इतिहास का प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरा हमेशा इम्फेसिस रहा है, ये जोर रहा है, मैं अपने हर कक्षाओं में बताता हूं कि इतिहास को क्रोनोलॉजिकली पढ़ें, क्रम से पढ़ें। जैसे बीए प्रथम वर्ष की जो इतिहास की पाठ्यक्रम है, इतिहास का पाठ्यक्रम है, वो पाषाण काल युगीन इतिहास से शुरू होता है। उसके बारे में मैं देख रहा था, पिछले कक्षाओं में आपको पढ़ाया गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जानकारी दी गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक एज है, जिसको वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति कहते हैं। वैदिक कालीन सभ्यता को दो भागों में, ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं हम लोग, उसका अध्ययन करते हैं। सो उस उत्तर वैदिक कालीन के बाद करीब करीब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आकर के वो उत्तर वैदिक कालीन जो सभ्यता का काल है वो समाप्त हो जाता है। और इस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत है जो आपके सिलेबस में है, यहाँ से लगता है कि इतिहास ने एक टर्न लिया है, इतिहास ने एक इम्पॉर्टेंट मोड़ लिया है। और यहाँ के बाद की जो डेवलपमेंट्स है, यहाँ के बाद के जो विकास हुए हैं भारतीय इतिहास में, वो बड़ा ही एक क्रांतिकारी विकास है। और इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है और इसलिए सिलेबस में रखा गया है। और इसी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन पदों का आपके सिलेबस में वर्णन है, लिखित है। उन 16 महाजन पदों के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत में 16 महाजन पद टॉपिक के अंतर्गत जिन मुख्य बिंदुओं पर मैं आपके साथ रूबरू हूंगा, उसमें सबसे पहला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अध्ययन क्यों, आखिर ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा क्या एक ब्रेक अवे पॉइंट है, एक टर्निंग पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। दूसरी बिंदु जो होगी, जिस पर चर्चा करेंगे हम, कि महाजनपद का अर्थ विश्लेषण, शाब्दिक अर्थ क्या होगा महाजनपद का, महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, क्या मतलब है महाजनपद का। तीसरी बिंदु जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो स्रोत है। मैं इतिहास के बारे में हमेशा बताता हूं कि जब भी आप किसी इतिहास के टॉपिक का चर्चा करें, जब भी किसी इतिहास के प्रश्नों का उत्तर आप दें परीक्षा में या कक्षाओं में, यदि आप सीसीई में अपना या फिर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आप इतिहास से संबंधित कोई सवाल का आंसर करते हैं, तो उसमें यदि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं, उसमें स्रोतों के बारे में चर्चा करनी होगी आपको, या करनी चाहिए। यदि स्रोत के बारे में नहीं भी पूछा गया है, फिर भी आप बहुत थोड़े से शब्दों में, थोड़े से वाक्यों में आप बताएं कि जिस चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको कहां से प्राप्त होती है। तो इसीलिए हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जो चर्चा करेंगे, उसमें तीसरा बिंदु होगा स्रोत। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिनसे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो बिंदु होगा वो भौगोलिक विस्तार के बारे में। जो 16 महाजनपद हैं उनका पूरे भारतवर्ष में कहां कहां उनका विस्तार था, ये 16 महाजनपद थे, वो पूरे भारतवर्ष में किस किस एरिया में स्थित थे और उनका क्या भौगोलिक क्षेत्रफल था, किनसे उनकी सीमाएं टच करती थी,
इन सारे बातों की जानकारी हम भौगोलिक विस्तार में प्राप्त करेंगे। तीसरी नेक्स्ट जो बिंदु होगी, महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था। कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी? क्या वो लोकतंत्र के पोषक थे, या गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी? किस तरह की ये जो 16 महाजनपद थे भारतवर्ष में, इन महाजनपदों में विभिन्न राजनीतिक जो स्वरूप होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसमें कौन महाजनपद में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्य महाजनपदों की विशेषताओं के बारे में, जो 16 महाजनपद हैं, ऑल 16 जितने 16 हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में क्या विशेषताएं थी, उनके राज्य के बारे में क्या विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना, उसमें गणतंत्रीय राज्य की विशेषताएं। मैंने बताया है कि महाजनपद की राजनीतिक विशेषताएं व्यवस्थाएं थी, उसमें कुछ राजतंत्र के पोषक थे, कुछ गणतंत्र के पोषक थे, और इन सब में जो इंपॉर्टेंट गणतंत्र, जिसको अंग्रेजी में रिपब्लिक कहा जाता है, हमारे 16 महाजनपद में कुछ वैसे भी महाजनपद थे जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि वो गणतंत्र के संविधान कैसे होते थे, आखिर कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो गणतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत महाजनपदों में पाए जाते हैं, इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और आखिर में ये जानकारी होगी कि इन गणतंत्रों का, ये जो 16 महाजनपद थे, उसमें करीब करीब 300 ईसा पूर्व आते आते मैक्सिमम का पतन हो जाता है। उसमें वही गणतंत्र, वही महाजनपद सक्षम हो पाते हैं जिनके पास उत्तम तरह की व्यवस्था थी, जो साम्राज्यवादी विचारधाराओं के पोषक थे। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अध्ययन क्यों? मैंने कहा था कि जब हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 300 ईसा पूर्व का भारत दूरगामी एवं महत्वपूर्ण परिवर्तनों वाला काल था। इसलिए कह सकते हैं कि ये परिवर्तन राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, हमें आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और इन सबको मिला दें तो पूरे सांस्कृतिक क्षेत्र में एक ऐसा दूरगामी परिवर्तन का काल है। इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा का अध्ययन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार हम देखते हैं कि इस शताब्दी में 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व तक के काल में भौगोलिक राजनैतिक राज्यों का उदय होता है। भौगोलिक राजनैतिक राज्यों का उदय से मेरा मतलब है कि किस तरह से हमने देखा कि वैदिक एज के जो स्रोत है हमारे पास, उसमें भी कुछ राजनीतिक इकाइयों की चर्चा है, कबीलाई राज्यों की चर्चा है, लेकिन वो एक भौगोलिक राष्ट्र या भौगोलिक राज्य उनको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनकी कोई एक निश्चित भौगोलिक सीमा नहीं होती थी। इसलिए यह काल जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र वाले राजनीतिक संगठन का, राजनीतिक इकाइयों का काल है। इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, नगरीकरण की प्रक्रिया। आपने जब सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा हो रही होगी आभासी कक्षाओं में, तो आपको बताया गया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह एक नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन सिविलाइजेशन के, नगर के सिविलाइजेशन के नगरीकरण के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में चर्चा की गई होगी, आपको बताया गया होगा। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू होता है, सिंधु घाटी सभ्यता विलुप्त हो जाती है करीब करीब 1750 ईसा पूर्व में आकर के, और उसके बाद से जब वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम, जब वैदिक सभ्यता का उदय मानते हैं, तो उस समय कहते हैं कि एक नगरीकरण की प्रक्रिया समाप्त हो गई। और जो पूरे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल है, जो वैदिक सभ्यता का काल है, वह एक ग्रामीणीकरण की प्रोसेस था। एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हो चुका था। एक नगरी सभ्यता इंडस वैली के बाद एक ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ था, उसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन के बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम आते हैं, तो पुनः हम देखते हैं कि नए नए नगरों का उदय होता है। पुनः नगरीकरण, जिसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। और भारतीय इतिहास में इसको द्वितीय नगरी, सेकेंड अर्बनाइजेशन, पहली अर्बनाइजेशन की बात सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रथम नगरीकरण की सभ्यता थी,
और बीच में वैदिक सभ्यता के बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नए नगरों का उद्भव होता है, तब हम देखते हैं कि यह नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। इसीलिए इसको सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। बच्चों, जब आप सिविल सर्विसेज के लिए जाएंगे, चाहे स्टेट सर्विसेज के लिए या यूपीएससी या अन्य किसी परीक्षाओं के लिए आप जाएंगे, उसमें आपको पूछा जाएगा या पूछा जाता है ये सवाल कि भारतवर्ष में सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन का फेज कौन सा है, कब स्टार्ट होता है सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना पड़ेगा कि 600 ईसा पूर्व में जब नए नगरों का उद्भव शुरू होता है, विकास शुरू होता है, तब उसको सेकेंड फेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसलिए भी ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारे लिए अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इन सब विकास के आगे या इन सब विकास के पीछे जिसका किसी एक खोज का, किसी एक जो तत्व का योगदान, महती योगदान है, उसमें आप लोहे की खोज को रख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है। उत्तर वैदिक काल से पहले भारतवर्ष में लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहा एक हार्ड मेटल है और इस लोहे की खोज ने नए नए जो इसके बाद से औजार बनने लगे, जंगलों को साफ करके लोहे से काट करके खेती लायक बनाया गया। और इस तरह से जो भारत की आर्थिक जीवन थी उसको एक सेडेंट्री लाइफ में उसको एक अस्थायीकरण प्रदान किया इस लोहे की खोज ने। लोहे के खोज के बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो एक खाना बदोश की जगह से एक अस्थायी अर्थव्यवस्था में बदल गई। और इस तरह से देखते हैं कि इन सब के कारण जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यदि महाजनपद का मैंने बताया था कि क्या अर्थ होता है, इस अर्थ के बारे में यदि हम चर्चा करें तो महाजनपद सबसे पहले जन और पद 2 शब्दों से बना है। जन का मतलब मनुष्य होता है और पद का मतलब पैर होता है। इसका अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ में यदि हम जाएंगे तो इसका अर्थ हुआ कि मानव ने जिस भूमि पर सबसे पहली बार पद रखा उसको जनपद कहा गया। जैसे आप वैदिक सोर्सेज के जाएंगे, वैदिक सभ्यता के जितने भी वैदिक ऋग वैदिक या वैदिक संहिताएं हैं उसमें जनपद वर्ड का, जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। और इससे हम पता लगाते हैं, इससे हमें पता चलता है कि जनपद का अर्थ हुआ एक कबीलाई राज्य। लेकिन उस जनपद में और इस महाजनपद का जो मैं बात करने जा रहा हूं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उस जनपद में और इस जनपद में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, यह जनपद एक पूर्ण परिभाषित जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र था। जब वैदिक फेज में हम चर्चा करेंगे, कबीलाई राज्यों के बारे में बात करेंगे, उस समय राज्यों की कोई एक निश्चित सीमा नहीं हुआ करती थी। लेकिन इन महाजनपदों जिनके हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एक पूर्ण परिभाषित जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र था। आप एक जिन 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे उनकी क्या भौगोलिक सीमाएं थी, एकदम सबकी अलग अलग निश्चित भौगोलिक सीमाएं थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि यह जो वैदिक काल में यूज होता था जनपद शब्द, उस शब्द से ये महाजनपद भिन्न है। प्रोफेसर रोमिला थापर जो एक महान इतिहासकार हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी किताबें, इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है। उन्होंने लिखा है कि नवीन राज्य जो महाजनपद है वैदिक कालीन कबीलाई राज्यों से भिन्न थे तथा राजतंत्रीय व्यवस्था के पोषक थे। हम देखते हैं कि वैदिक काल में ऐसी कोई व्यवस्था के बारे में आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ना वहां किसी राजा के बारे में चर्चा है कि कौन राजा था, उनकी क्या सीमाएं थी। तो इसलिए ये जो नवीन राज्य थे एक पूर्ण परिभाषित जनसंख्या वाले क्षेत्र थे और पूरे जो 16 महाजनपद में थे उनके कौन राजा थे, कब कब उनका राज था, एक हमें सही जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए यह महाजनपद का अर्थ विश्लेषण बहुत जरूरी है। शुरू में ही इसको क्लियर कर देना, स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया था कि स्रोतों के बारे में, जब आप महाजनपद के बारे में बात करते हैं कि आप ये 16 महाजन के बारे में कहां से आपको जानकारी मिलती है, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद तथा उनके अन्य जो संहिता हैं उनमें राजन के शब्द के बारे में, सेनानी के बारे में और राष्ट्र के बारे में चर्चा मिली है। हम लोग को पता चलता है, इसमें उल्लेख है। लेकिन राष्ट्र को जो वर्ड है उसको आधुनिक राष्ट्र के बारे में आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। राष्ट्र एक मैंने बताया कि ये राष्ट्र वर्ड का यूज है, वो राष्ट्र जो आधुनिक राष्ट्र है उसे कंप्लीटली भिन्न है।
और इसलिए हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं। दूसरी, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना 700 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में की गई है, इसमें भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है और इसमें 22 जनपद के बारे में उल्लेख है कि पाणिनि ने कहा है कि उस समय जनपदों की संख्या 22 थी, लेकिन वो महाजनपद नहीं थे, जनपद थे। बाद में कैटेगराइजेशन हुआ और अलग अलग जब उनको शॉर्टलिस्टेड करके पढ़ा गया तो वो 16 महाजनपद आए। नेक्स्ट, यदि हम बौद्ध साहित्यों की चर्चा करें, जिसमें अंगुत्तर निकाय और महावस्तु जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं, उसमें सबसे पहली बार हमें 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलती है। क्लियर कट हमें चर्चा मिलती है कि ये भारतवर्ष के 16 महाजनपद हैं, वो बौद्ध साहित्यों में इसकी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज एक ट्रैवलर था, यात्री था जो यहाँ आया था। उसके इंडिका में भी, जो उसका ग्रंथ है इंडिका, उसमें भी आपको महाजनपद के बारे में चर्चा मिलती है और उसमें भी पर्टिकुलरली विशेष करके सूरसेन महाजनपद के बारे में अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। ह्वेन-सांग का यात्रा वृत्तांत में भी हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत का मतलब हुआ कि राज्य, कौटिल्य बताता है कि राज्य में ये सब सिद्धांत होने चाहिए, ये सब अवयव होने चाहिए, अंग होने चाहिए, तभी उसको हम राज्य कहेंगे। जिसमें स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं। इन 7 अंग के बिना यदि इसमें कोई भी एक अंग नहीं होगा तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वो राज्य नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे मॉडर्न एज में अभी हम चर्चा करते हैं राज्य के 4 तत्व, राज्य के 4 तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई होती है कि जनसंख्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होना चाहिए और संप्रभुता होना चाहिए। ये जहां विद्यमान होंगे पॉलिटिकल साइंस के भाषा में उसको हम राज्य कहेंगे। तो यहां भी जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब की जब ध्यान देंगे हम तो पता चलेगा कि ये जो महाजनपद थे, इसमें एक जनसंख्या थी और निश्चित भूभाग था, इनका एक क्षेत्र था, इसलिए ये महाजनपद कहलाए। नेक्स्ट, यदि भौगोलिक विस्तार के बारे में हम चर्चा करें तो इन चर्चा में पता चलेगा आपको कि किस तरह से ये भारतवर्ष का नक्शा दिख रहा है। ये करीब 600 ईसा पूर्व का मानचित्र है। इसमें उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप से लेकर के जो उत्तर पश्चिम उपमहाद्वीप में जो उस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारतवर्ष के अंग थे, उसमें कंबोज सबसे ऊपर दिख रहा है। यह एक महाजनपद सबसे उत्तर पश्चिम में स्थित था। दूसरे, जो सबसे नीचे गोदावरी घाटी है, उस गोदावरी घाटी में अस्मक एक महाजनपद था। ये था, इसका भौगोलिक विस्तार आप देख सकते हैं। पूर्व में अंग महाजनपद था जो पूर्वी बिहार में पड़ता है और पश्चिम में मालवा के पठार में अवंती जो हैं, ये आप एक ओवरऑल भारतवर्ष के नक्शा में देख सकते हैं कि किस तरह से भौगोलिक विस्तार के रूप में पूरे करीब करीब भारतवर्ष में ये 16 महाजनपद फैले हुए थे। मैंने बताया था कि महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे पहले देखेंगे आप कि राजतंत्रीय व्यवस्था थी। जो अधिकतर महाजनपद थे वो राजतंत्र ये व्यवस्था के पोषक थे। जैसे आप देखेंगे कि महाजनपदों में मगध में हर्यक वंश, कोसल में इक्ष्वासु वंश, कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद में था में पौर वंश और अवंती में प्रद्योत वंश, इनका राज्य था, ये राजा थे। और ये जो 4 मैंने बताए मुख्य रूप से राजतंत्रीय विचारधारा, राजतंत्रीय सिस्टम के पोषक थे। तो ये राजतंत्रीय विचारधारा के, राजतंत्रीय व्यवस्था के पोषक थे। अब गणतंत्रीय राज्य की जहां तक बात करें तो बिहार में स्थित है वज्जिक संघ और मल्ल संघ। बनारस के पास में मल्ल संघ है, महाजनपद है। ये जो 2 संघ थे ये गणतंत्रीय विचारधारा के पोषक थे। और यदि हम बात करें 750 ईसा पूर्व में, मैंने पहले भी बात में बताया है आपको और फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको कॉम्परेटिव स्टडी के रूप में आप पढ़ें, तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ें। आप देखें कि जिस समय हम अपनी बात कर रहे हैं
500 ईसा पूर्व की बात, उस समय विश्व के अन्य जगह में भी क्या डेवलपमेंट हो रहे थे उससे रिलेटेड। तो जैसे हम गणतंत्र की बात करते हैं, रिपब्लिक की बात करते हैं और वज्जी संघ और मल्ल संघ की बात करते हैं, उससे थोड़ा सा पहले आप देखते हैं कि यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे। नगर राज एक क्लासिक एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, एक सीधा डेमोक्रेटिक, जिसको प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जहां की जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है, इलेक्ट करती है अपने ऊपर शासन करने वालों का। ऐसा व्यवस्था आपको एथेंस और स्पार्टा, दो नगर राज्य थे यूनान के, वहां देखने को मिलते हैं। ठीक उसी समय हमारे यहाँ भी थोड़ा सा बाद में जब आप देखते हैं गणतंत्रीय विचारधारा का की स्थापना, गणतंत्रीय राज्य की जब बात करते हैं, तो वज्जी संघ और मल्ल संघ ये दो इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जहां हम देखते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हुई थी। और अभी जैसे मॉडर्न एज में हम बात करते हैं उस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते थे, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन के थ्रू यहाँ के राजा का चुनाव होता था, और इसीलिए इनको गणतंत्र कहा गया, इन दो महाजनपदों को। अंग, अब महाजनपदों की जब चर्चा करेंगे हम, तो पहला जो महाजनपद है वो अंग है, वो जिसकी राजधानी चंपा थी। यदि मॉडर्न बिहार की बात करेंगे तो मुंगेर और भागलपुर के जिलों में इनका विस्तार था। और सर्वप्रथम में इस अंग राज्य का सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेख है, ऋग्वेद के साथ साथ अथर्ववेद में इसका उल्लेख है, और उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, पुराणों में भी अंग का उल्लेख है। अंग एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था। अंग से कभी न कभी रिश्ता गौतम बुद्ध की भी रही है, और चंपा के बारे में कहा जाता था कि ये धन धान्य वैभव से परिपूर्ण एक नगर था जो इसकी राजधानी थी। और दक्षिण पूर्व एशिया में, जब हम बृहत्तर भारत की बात करेंगे इसके बाद, कि कैसे भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के उपनिवेश, तो मॉडर्न सेंस में नहीं कहेंगे, लेकिन भारत के सांस्कृतिक विचार का विस्तार, जिसको बृहत्तर भारत की संज्ञा दी जाती है, उस समय में किस तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया में जब अपनी बस्तियां बसी थी, उसमें चंपा वहां के नगर का नाम रखा गया था। तो इतना इंपॉर्टेंट था, चाहे आप सांस्कृतिक रूप से देखें या व्यापारिक रूप से देखें, चंपा जो शहर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो अंग की राजधानी थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पहला महाजनपद अंग है वो उसके बारे में ये चर्चा मैंने आपको बताई और बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, और अंततः हम देखते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में अंततः उभर करके मगध आता है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। इसको यदि आप देखेंगे तो उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी और पूर्व में चंपा नदी बहती थी, तथा दक्षिण में विंध्याचल की पर्वतों के बीच में यह स्थित था। चूंकि इसकी राजधानी पूरे पहाड़ों के बीच में स्थित था, इसीलिए इसको गिरिब्रज भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य था, जहां के आप कह सकते हैं कि एक राजतंत्र का तथा घोर साम्राज्यवादी राज्य था। आज की भाषा में साम्राज्यवादी या इंपीरियलिस्ट कह सकते हैं इसको, क्योंकि धीरे धीरे जितने भी छोटे छोटे या कम शक्तिशाली महाजनपद थे, उनको धीरे धीरे मगध ने अपने में मिला लिया और एक घोर साम्राज्यवादी होने का पुष्टि किया। इसके बाद जो नेक्स्ट महाजनपद है वो काशी है। काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का बनारस है, मॉडर्न बनारस। इसकी राजधानी उस समय वाराणसी थी। यह अत्यंत समृद्धशाली और गरिमामय नगरी थी। आप देखेंगे जैन लिटरेचर्स में भी तो पार्श्वनाथ जो जैनों के गुरु थे, उनका संबंध भी बनारस से रहा है। इनके पूर्वजों के बारे में कहा जाता है कि वो बनारस के राजा थे। महात्मा बुद्ध से भी संबंधित रहा है। बनारस के पास में ही सारनाथ है, जहां महात्मा बुद्ध ने पहली बार अपने प्रवचन दिए थे, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ द रिलीजन कहा गया उसको। तो इसलिए ये एक बहुत प्राचीन नगरी है, और उस समय से लेकर के आज तक ये एक केंद्र बिंदु रहा है भारतीय संस्कृति का। तो इसलिए काशी बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। उस समय भी आप देखेंगे कि जिस तरह से आज जो व्यापारिक केंद्र है, बनारस की सिल्क साड़ियाँ, वो उस समय में भी सिल्क से संबंधित जो केंद्र थे उनसे संबंधित थे और काफी इंपॉर्टेंट था। कोसल का जो राज था उसको बाद में
मगध और कोसल के बीच में संघर्ष होता है और अंततः मगध विजित होता है और मगध के बाद में काशी महाजनपद को अपने आप में शामिल कर लिया। कोसल जो महाजनपद है, जो वर्तमान में अवध का क्षेत्र है, यह उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था, जो साक्यों और मल्लों के गणराज्य भी इसी कोसल राज्य के अधीन थे। इसकी राजधानी कपिलवस्तु में थी। मगध के समान कोसल भी उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। यदि हम तुलना करें पूरे महाजनपदों में, तो कोसल और मगध दो इंपॉर्टेंट और काफी शक्तिशाली राज्य थे और महात्मा बुद्ध का भी इससे संबंधित रहे हैं और काफी लंबे समय तक कोसल और मगध के बीच में संघर्ष चला है और अंततः कोसल विजित होता है और एक वैवाहिक संबंध द्वारा दोनों जुड़ जाते हैं और उसको बाद में मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस तरह से एक इंपॉर्टेंट कोसल उत्तरी भारत का जो साम्राज्य था, महाजनपद था, उसका विलीनीकरण हो जाता है मगध में। नेक्स्ट जो महाजनपद है वत्स है, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और इसकी चर्चा हमें कथा सरित सागर में भी मिलता है। ये पांडवों से भी संबंधित रहा है और भास के नाटक में भी इसकी चर्चा है और वहां का राजा जो उदयन था उसके बारे में, उसके प्रेम प्रसंगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है भास के नाटक में। नेक्स्ट जो महाजनपद है उसमें सूरसेन है। सूरसेन मॉडर्न मथुरा कह सकते हैं आप उसको, जिसकी राजधानी मथुरा थी और मथुरा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सांस्कृतिक नगर के रूप में हम जानते हैं। मथुरा को अंधक, वृष्णि तथा महाभोज संघों का समूह था। जो सूरसेन गणराज्य था, सूरसेन महाजनपद था, वह अंधक, वृष्णि तथा महाभोज इन तीन संघों का समूह था और इसकी चर्चा हमें मेगास्थनीज के इंडिका में काफी विस्तार से मिलती है सूरसेन के बारे में। मथुरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि जो 6ठी शताब्दी ईसा में जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, जो लंबे लंबे, आज के युग में आप बात कर सकते हैं हाईवेज का, राजपथ, उस समय उत्तरापथ और दक्षिणापथ दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ते थे। और ये जो मथुरा था, ये दोनों के जंक्शन पर स्थित था। उत्तरापथ से दक्षिणापथ की तरफ जो रॉयल हाईवेज थे जो जाते थे, वो के संगम पर स्थित था, इसलिए भी इसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक था और इसलिए ये सूरसेन का जो महाजनपद था बहुत इंपॉर्टेंट था। पांचाल ये उत्तर प्रदेश के आधुनिक रुहेलखंड का इलाका है और इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल। आप देखेंगे कि बाद में जितने भी खुदाई हुई हैं, एक्सकवेशंस हुए हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, एक पूरी सभ्यता के बारे में, अहिछत्र में खास करके पूरी सभ्यता के बारे में वहां से हमें जानकारी मिली है पुरातत्व स्रोतों के द्वारा। इसलिए ये पांचाल बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। और पांचाल के बाद आप देखते हैं कि कुरु और पांचाल राज्यों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा है। कुरु जो राज्य था ये दिल्ली के पास स्थित था, आधुनिक इंद्रप्रस्थ कह सकते हैं आप इसको। ये एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और कुरु और पांचाल चूंकि आसपास थे, ये कुरु दिल्ली के पास, पांचाल मैंने रुहेलखंड के आसपास बताया, ये दोनों आसपास थे और ये दोनों में भी हम निरंतर संघर्ष की जानकारी मुझे मिलती है और उल्लेख है कि दोनों में निरंतर संघर्ष होते रहे। मत्स्य एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है जो आधुनिक जयपुर, भरतपुर, अलवर, राजस्थान का जो एरिया है उस एरिया का ये महाजनपद था और जिसकी राजधानी विराटनगर थी। जयपुर के पास में एक वैराट नाम का जगह है और ऐसा चर्चा है महाभारत में कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास इसी नगर में किए थे और सभी बच्चों को मालूम हुआ कि विराटनगर में पांडवों ने जाकर के शरण ली थी और तो ये इंपॉर्टेंट इलाका था। और इसके बाद चेदी गणराज्य है, सुक्तिमती राजधानी थी, सहजाति तथा त्रिपुरी अन्य प्रसिद्ध नगर थे।
अन्य प्रसिद्ध नगरों में त्रिपुरी का नाम है। त्रिपुरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण इलाके में जो कांग्रेस हुआ था वो त्रिपुरी में हुआ था। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये अभी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के आसपास में इसका एरिया है, और इंपॉर्टेंट यहां का राजा शिशुपाल था। अवंती उत्तरी भारत की राजधानी, उत्तरी अवंती, फिर अगेन मैंने जिस तरह से बताया अहिछत्र के बारे में, उसी तरह से अवंती को भी, जो मॉडर्न उज्जैनी है, उज्जैन है, दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ये इंपॉर्टेंट था। शासकों में चंड प्रद्योत और अजातशत्रु दो इंपॉर्टेंट शासक थे यहाँ के। अंततः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो चंड प्रद्योत अजातशत्रु, मगध के राजा अजातशत्रु का समानांतर था, उसके काल का था। अंततः 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में इस राज्य का विलय हो जाता है। गांधार, जैसा मैंने बताया, उत्तर पश्चिम के इलाके पर में स्थित है। उत्तर पश्चिम भारत के मैप में आपको दिखाई देगा, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। ये शुरू से ही एक शिक्षा तथा संस्कृति का इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र रहा है भारत का। और आप देखेंगे कि मौर्य काल में भी जब मौर्य राज्य की स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई है। और पूरे जो आप कर्म क्षेत्र यदि कौटिल्य का आप कहेंगे, तो पूरे कौटिल्य चाणक्य जो था इस तक्षशिला में रह करके शिक्षा दिया था। और इस तरह से यह एक इंपॉर्टेंट केंद्र बिंदु था शिक्षा और संस्कृति का। जो सबसे उत्तर पश्चिम भारतवर्ष का सबसे उत्तर पश्चिम, सबसे ऊपर का इलाका था, जो आदि कंबोज का महाजनपद था, जिसकी राजधानी हाटक थी। वेनसांग तथा कौटिल्य के विवरणों में इसका हमें काफी उल्लेख मिलता है। और इस तरह से कंबोज एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था। कंबोज को विवरणों में वर्ता शस्त्रोपजीविन कहा गया है, क्योंकि यहाँ के जो उस समय के विवरण हैं उनमें कहा गया है कि यहाँ के जो लोग होते थे, कंबोज के लोग होते थे, वो सुसंस्कृत नहीं होते थे, असंस्कृति होते थे। और ये जो वर्ड मैंने बताया वर्ता शस्त्रोपजीविन, इसका मतलब होता है कृषक, पशुपालक, व्यापारी तथा शस्त्रधारी। ये पूरे कंबोज के लोगों का जो एक जनरल फीचर्स था, वो काफी सुसंस्कृत नहीं होते थे। तो वो कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी होते थे और शस्त्रधारी होते थे। ये सेना में ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग जाते थे और काम करते थे। जो मैंने बताया सबसे नीचे, भारतवर्ष के नक्शे में सबसे नीचे का जो महाजनपद था वो अश्मक था। यह दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पैथन थी, जिसको आधुनिक प्रतिष्ठान या बाद के लिटरेचर्स में, प्राचीन भारत के बाद के लिटरेचर्स में आधुनिक प्रतिष्ठान आप कह सकते हैं, जिसकी इसकी राजधानी थी। जातक कथाओं में भी इसका वर्णन है। और अवंती से निरंतर संघर्ष, अवंती जो उज्जैन के पास में है, उसे निरंतर संघर्ष की चर्चा है। लेकिन जो प्रतिष्ठान है उसको एक समृद्ध शहर के रूप में, समृद्ध नगर के रूप में हमेशा चर्चा है, क्योंकि दक्षिणापथ का जो पथ था वो दक्षिणापथ पर स्थित था। यह पैथन शहर, जिसको प्रतिष्ठान कहा जाता था, इसलिए ये अश्मक एक इंपॉर्टेंट था। वज्जी गणराज्य था, वह बिहार के आधुनिक वैशाली के जिले में स्थित था। मैंने बताया कि जिस तरह से जो इंपॉर्टेंट महाजनपदों की राजनीतिक व्यवस्था थी, उस इंपॉर्टेंट व्यवस्था में एक गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में मैंने चर्चा की थी। और वह गणतंत्रीय शासन व्यवस्था में यदि पहला किसी का नाम लेंगे तो वो वज्जी गणराज्य है। इसको वज्जी महाजनपद के साथ साथ इसको वज्जी गणराज्य भी कहा जाता है। यह वज्जी रिपब्लिक था और इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह 8 कबीलों का गणराज्य था। जो वज्जी महाजनपद था 8 कबीलों से बना हुआ था और इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट गणराज्य था। इन गणराज्यों में यदि हम देखेंगे आप, तो विदेह, लिच्छवी और ज्ञात्री प्रमुख वंश थे।
इन वंशों के, इन राज्यों को मिलाकर के ही वज्जी गणराज्य था। और मैंने बताया कि किस तरह से सम सॉर्ट ऑफ इलेक्शन के द्वारा, सम सॉर्ट ऑफ निर्वाचन के द्वारा यहाँ के शासक का निर्वाचन होता था। जो ज्ञात्री वंश की मैंने चर्चा की, इसी ज्ञात्री वंश से महावीर जो जैनों के महान गुरु थे, उनका संबंध है, इसी यहीं से उनका संबंध था, इसी गणराज्य से। कालांतर में लेकिन फिर मैंने बताया कि जिस से ये मगध के पास में था और मगध एक साम्राज्यवादी गणराज्य था, मगध एक राजतंत्रीय पोषक था, उसने बाद में इस वज्जी गणराज्य को अपने में मिलाया। ये वज्जी का पुरातत्व के खुदाई के बाद मिला है वज्जी, ऐसा दिखता है आज ये जो वज्जी आप देखेंगे। दूसरा जो सबसे लास्ट महाजनपद था वो मल्ल था। 2 शाखाएं थी इसकी, एक की राजधानी कुशीनारा थी तथा दूसरे की राजधानी पावा थी। आप देखें बड़ा इंपॉर्टेंट गणराज्य है कि कुशीनारा, जिसको मॉडर्न कसिया कहते हैं, जहां महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांस लिया, जहां उनका परिनिर्वाण हुआ, वो इससे रिलेटेड है। और इसी का एक दूसरा राजधानी पावा है, जिसको आधुनिक पावापुरी कह सकते हैं, राजगीर के पास में स्थित है। ये इनसे संबंध महावीर का है। तो जो 6ठी शताब्दी के 2 महान धर्म सुधारक पैदा हुए, 2 महान धर्म, उन दोनों का संबंध इस मल्ल गणराज्य से था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्ल महाजनपद था और इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट जानकारी देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगी। वज्जी और मल्ल गणराज्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ये दोनों में गणराज्य थे, दोनों रिपब्लिक थे। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें कि हमेशा इनमें केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण की शक्तियों के बीच में भीषण संघर्ष हुआ। केंद्रीयकरण मतलब आप जो गणराज्य के पोषक थे उनमें, और जो विकेंद्रीकरण गणराज्य के जो साम्राज्यवाद के पोषक जैसे मगध था, वो केंद्रीकरण की नीति पर जोर देता था। तो इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहा है और इस तरह से। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मॉडर्न फेज के बारे में आप देख सकते हैं कि हमेशा लोकतंत्र की प्रबल भावनाएं, हमेशा जो विकेंद्रीकरण की भावना है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र की प्रबल भावनाओं से जुड़ी हुई थी। और इस तरह से महाजनपद के विशेषताओं में हम देख सकते हैं कि लोकतंत्र की प्रबल भावनाएं थी। यह वही काल है जहां इन्हीं गणराज्यों में, चाहे मल्ल गणराज्य की बात करें या वज्जी गणराज्य के बारे में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का सूत्रपात, जिसके 2 ध्वजवाहक थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उनका सूत्रपात इन्हीं गणराज्यों से हुआ। एक कपिलवस्तु, एक वज्जी गणराज्य। इन दोनों कौशल और इनसे जुड़े हुए थे दोनों धर्म सुधारकों के महान गुरु। इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और ये कहा जा सकता है कि महाजनपदों का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विशेषता है कि धार्मिक क्रांति का सूत्रपात इन्हीं 2 गणराज्यों से हुआ। अब यदि आए कि गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में, कि गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में कि राजा होता था और राजा जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथों में काफी है, और जिस तरह से आज शासक होता है और कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी तरह से प्रधान होता था। और मैंने बताया कि किस तरह से गणतंत्र जो थे महाजनपदों में, जो जिनके पास गणतंत्रीय व्यवस्था थी, उनका राजा निर्वाचित होता था। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जो पिता सुदोधन थे वो शाक गणराज्य के निर्वाचित राजा थे। तो निर्वाचन के बारे में हम ये नहीं कर सकते कि जो मॉडर्न निर्वाचन होता है उस तरह से, लेकिन कुछ तरह से अपने बाकी जो गणराज्य के अंग थे उनसे सलाह मशविरा करके एक कंसेंसस इवोल्व करके बनते थे राजा। इसलिए कहा जाता था कि उनके राजा जो होते थे, शासक होते थे, निर्वाचित होते थे। अधिकारियों में आप देख सकते हैं कि गणतंत्रीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल होता था, जिस तरह से आज मंत्रिमंडल होता है उस तरह से होते थे। और दूसरी बात, नगर गुप्तिक, ग्राम भोजक, ये सब इंपॉर्टेंट अधिकारी होते थे। उपराजा होता था जिसको डिप्टी गवर्नर या डिप्टी किंग भी कह सकते थे आप। सेनापति होता था। और भंडागारिक, भंडागारिक का मतलब वो जो ट्रेजर का जो इंचार्ज होता था वो होते थे। ये सब इंपॉर्टेंट गणतंत्रीय संविधान के अंग थे। संस्थागार एक इंपॉर्टेंट कार्य परिषद का अंग था, जिसको केंद्रीय परिषद भी कह सकते थे।
इसमें आज जैसे चर्चा होती है गणपूर्ति या कोरम, कम से कम कुछ एक फिक्स नंबर में लोग होंगे तभी किसी संस्था की या संसद की कार्रवाई शुरू होगी, उस तरह की भी किसी न किसी तरह का एक सिस्टम था उसमें, और जिसको गणपूर्ति या कोरम कहते थे, जो गुप्त होता था और जरूरत पड़ने पर किसी यदि कंसेंसस नहीं इवोल्व होता था तो जरूरत पड़ने पर उसमें सम सॉर्ट ऑफ एक गुप्त मतदान के द्वारा किसी कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता था। एक गणतंत्रीय विचारधारा में हम ये भी देख सकते हैं किसी भी तरह से किसी न किसी रूप में एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, जहां भी लोग एक साथ बैठ करके बात करते थे और किसी मसले पर बात करते थे, तो ये कहा जा सकता था कि एक अर्लीस्ट एविडेंस आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम एक तरह से था, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किस तरह से आप अपने बात को रख सकते थे, इसकी भी बात थी। जहां तक न्याय प्रणाली की बात थी, न्याय प्रणाली में आप देखेंगे कि विनिश्चयमात्र जो फौजदारी मामलों से डील करता था, ये भी गणतंत्रीय संविधान में थी। व्यवहारिक जो न्याय व्यवस्था थी उसको दीवानी व्यवस्था को व्यवहारिक कहा जाता था। और एक यदि आप उस न्याय व्यवस्था के किसी छोटे यूनिट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपील के लिए जा सकते थे, उसको अष्टकूलक कहा जाता था। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी वहां। अब लास्ट में आखिर गणतंत्रों का जो महाजनपद थे उनका मैक्सिमम का पतन क्यों हुआ, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट था कि उनमें आपसी एकता का अभाव था। जितने भी यदि आसपास एक महाजनपद थे, यदि एक साथ मिल करके या दो चार मिल करके यदि मगध का विरोध करते, मगध महाजनपद का विरोध करते, तो हो सकता था कि मगध उन पर हावी नहीं होता और उनका विलय नहीं कर पाता। दूसरी जो बात थी कि किस तरह से सामंतवादी प्रथा थी, और जो सबसे अंतिम बात थी कि मगध एक घोर साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक वाला महाजनपद था, और अंततः उसने सारे जो महाजनपद थे उनको अंत मिला करके एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। तो ये आज की चर्चा यहीं समाप्त हुई, और यदि आप लोगों को कोई समस्या है, क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे तरफ से एक जरूर सलाह है, जो मंदसौर के कॉलेज मैं देख रहा हूं, वो तो आप ऐसा नहीं करें, डिस्टरबेंस होती है। ये दो महिलाएं आगे बैठी हुई हैं, वो आपस में हमेशा शुरुआत से गप कर रही हैं, तो जो यहाँ से क्लास लेक्चर डिलीवर कर रहा है उसको हमेशा परेशानी होती है। आपको यदि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस बैठना है तो आप साइड में बैठें। आप बैठ कर कभी हंस रहे हैं, आप कभी बात कर रहे हैं, तो जो लेक्चर डिलीवर करता है उनको दिक्कत होती है। तो मेरा निवेदन है कि अगली बार से आप ऐसे काम न करें, परेशानी होती है मुझे लेक्चर डिलीवर करने में। यस, कोई सवाल यदि पूछना चाहें? कोई यदि इससे संबंधित कोई सवाल आपके पास है, जो बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो आप बताएं मुझे, पूछें मुझसे। हेलो सर, मैं आरएन कॉलेज से अनिल बनकर। कहाँ से? अपना माइक थोड़ा दूर रखें, दूर रख करके पूछें, धीरे से बात करिए, बोलिए। एकता का अभाव, इसका क्या कारण है सर? मुख्य कारण, इसका मतलब? फिर एक बार सवाल करिए, जरा स्पष्ट रूप से पूछिए। जी, गणतंत्रों का पतन, हाँ। जिसमें मुख्य कारण ये एकता का अभाव है, इसका हाँ। मतलब? नहीं, इसका ये मतलब है कि जिस तरह से मैंने बताया कि जो मगध का महाजनपद था वो घोर साम्राज्यवादी का मतलब आप समझते हैं? साम्राज्यवादी का मतलब हुआ कि जो दूसरे ऑलमोस्ट स्वतंत्र राज्य हैं या स्वतंत्र यूनिट है, कोई पॉलिटिकल यूनिट, उसको आपस में अपने बल से जीत करके मिला लेना। तो इस तरह से यदि आप आंसर करने दीजिए मुझे, तो एकता का अभाव का मतलब था कि यदि कोई भी दो तीन जो महाजनपद थे वो यदि आपस में मिल करके मगध का जो महाजनपद था उसका विरोध करते,
तो शायद वो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि ये इनका डिक्लाइन का, इनका पतन का ये इसलिए भी कारण था कि इनमें आपसी एकता का अभाव था। स्पष्ट हुआ? ठीक है सर। नेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे एक सवाल करनी है आप लोगों से। आप लोग बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, आपको ये ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जानकारी है? कौन बताएगा कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है? मैंने लेक्चर दे दी, इससे पहले भी आपको पाषाण युग के बारे में बताया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा हुई। और मैं अक्सर एम्बेसडर भी हूँ, दूसरे कॉलेजेस में भी जाता हूँ, और ये मुझे देखने में आता है कि बच्चे पूरे पास कर जाते हैं बीए, और लेकिन उनको मैक्सिमम लोगों को ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में जानकारी नहीं होती। कोई बताएगा बच्चा कि ईसा और ईसा पूर्व क्या होता है? यस सर, हम बताएंगे। हाँ बताइए, कहाँ से? सर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। क्या नाम है आपका? अर्चना चंद्रवंशी। ये फर्स्ट ईयर की है आप? जी सर। बताइए। सर ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय होता है उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है वो उसे ईसवी कहा जाता है। ठीक है। अभी अभी मैंने चर्चा की 600 ईसा पूर्व का महाजनपदों के बारे में बता रहा था। तो आज भी पूछा जाए कि ये महाजनपद आज से कितने साल पहले थे, तो कितना साल पहले बताएंगे? सर 2600 ईसा पूर्व। करेक्ट, वेरी गुड। आपको ये बता दें कि ईसा जो शुरू हुआ, ईस्वी जो शुरू हुआ, क्या वह ईसा मसीह के जन्म के साथ शुरू हो गया, एक ईस्वी? नो सर। कब शुरू हुआ? ईसा मसीह कब जन्मे? सर ईसा मसीह का जन्म 476 बीसी के समय माना जाता है। ठीक, करेक्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करें मुझसे? सर आपने बच्ची का जो फोटो दिखाया था वो आप एक बार दोबारा रिप्ले कर सकते हो? बच्ची का फोटो बस दिखाया जा रहा, क्या आप जानना चाहते हैं उससे? हेलो सर। एक मिनट जस्ट होल्ड करिए। नहीं आ रहा है। हाँ ये है वज्जी का, ये खुदाई के द्वारा मिला है, मॉडर्न है ये तो। अभी खुदाई के द्वारा कुछ उस पर ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा हूबहू नहीं मिलता। उस पर चूंकि वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, बरसात होगी, इसलिए इसको ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीट करके इसको ओपन किया हुआ है लोगों को देखने के लिए। ये कि एक आप अंदाज लगा सके कि समहाउ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहा हो। ठीक है? हेलो सर। ओके सर, बताइए। मेरा नाम आकांक्षा रघुवंशी है और मैं गुना पीजी कॉलेज की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मुझे पूछना है कि जो ईस्वी और ईशा पूर्व होता था तो उसमें उल्टी गिनती क्यों होती थी ईस्वी पूर्व में? आपने अभी जो छिंदवाड़ा की एक छात्रा ने बताई उसका जवाब आपने सुना? एक हमारे साथ अभी छिंदवाड़ा की लड़की बता रही थी, उसने उसका आपने सुना जवाब कि नहीं? नहीं सुना। ईसा पूर्व उल्टी इसलिए चलती है कि आप 10 से यदि 1 की तरफ आना है, ईसा पूर्व का मतलब ईसा से पहले, तो ईसा से पहले कोई 10 ईस्वी की बात रही है, तो ईसा तक पहुंचने के लिए आपको 10 के बाद 9, 8, 7, 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो आप ईस्वी में आएंगे ना जी। समझ रही मेरी बात आप? हाँ। इसलिए ईसा पूर्व इसीलिए कहा जा रहा है ना कि ईसा के जन्म के इतने साल पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो पहले से जब आप फिर नीचे की ओर आएंगे तभी तो 1 ईस्वी में आएंगे, इसलिए उसकी उल्टी गिनती होती है। और ईसा जैसे आप आते हैं 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी करते करते आप 2014 तक आते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ गए? जी ठीक, नेक्स्ट। हेलो सर, मैं पीजी कॉलेज से राजकुमार भारती बोल रहा था। जी बोलिए।
सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सर, क्वेश्चन का आंसर सर, कि हाँ, महाजनपदों में से माइक दूर रखिए। हाँ बोलिए। महाजनपदों में से शक्तिशाली 4 महाजनपद के नाम पूछना चाहूंगा सर। हाँ तो आप उसमें मैंने बताया है कि ठीक है, अच्छा सवाल है। मैंने बताया कि सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था। जवाब मैंने बताया। दूसरी बात ये भी कि जब उत्तरी भारत के इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली महाजनपदों की बात करेंगे में तो कोसल था। उसमें कोसल या बनारस का के आसपास का काशी, मल्ल, ये सब तो उज्जैन का एक अवंती जो है, ये सब इंपॉर्टेंट। अब 4 देखेंगे तो आप देख लीजिए, लेकिन ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट थे वो शक्तिशाली थे, जिसमें मगध का नाम ले सकते हैं आप, कोसल का नाम ले सकते हैं, वज्जी का नाम ले सकते हैं और मल्ल गणराज का नाम ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट और शक्तिशाली महाजनपद थे। थैंक यू सर। और कोई सवाल करिए। जी कॉलेज गुना से सुष्मिता जैन। मेरा क्वेश्चन हई चेत, आपने जो पांचाल और पांचाल में बताया था हई चेत और कापलिया, तो इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन। अही छत्र, हाँ क्या क्वेश्चन क्या है आपका? आपने पांचाल में जो हई चेत और कापलिया बताया था, तो उसके बारे में थोड़ी और डेफिनेशन के लिए। नहीं, मैंने बताया था कि पांचाल जो महाजनपद था उसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं। इंपॉर्टेंट 2 सेंटर्स थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल का कैपिटल था वो अही छत्र था। अही छत्र नामक जगह था, वो उत्तरी पांचाल का कैपिटल था, राजधानी थी। और जो दक्षिणी पांचाल था उसका काम्पिल्य नाम का जगह था, वो दक्षिणी पांचाल का कैपिटल था। तो मैंने बताया कि ये 2 इंपॉर्टेंट इस महाजनपद में, जो पांचाल महाजनपद था, इसको अध्ययन के सुविधा के लिए 2 भागों में आप बांट सकते हैं। तो एक का अही छत्र था और दूसरा था काम्पिल्य। और सर कुरु और पांचाल में भी बताया था आपने, तो वो और क्लियर कर दीजिए। क्या? कुरु और पांचाल में बताया था आपने, वो और क्लियर कर दे। नहीं, कुरु का एरिया जो मैंने बताया था कि इंद्रप्रस्थ का जो इलाका था या दिल्ली के आसपास जो इलाका था कुरु पांचाल था। तो चूंकि आसपास के 2 महाजनपद थे, इसलिए हमें महाभारत काल में भी ये चर्चा मिलती है कि पांचाल और कुरु में हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है और बहुत बार दोनों में लड़ाइयां भी हुई है। इसकी चर्चा मैंने की थी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई पूछे? मैं सवाल पूछूं? सबसे दक्षिण भारतवर्ष के नक्शे पर सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन था? कोई बताया मुझे? सबसे दक्षिण में जो स्थित था। मैंने भारतवर्ष के नक्शे पर इसको दिखाया है और इसकी चर्चा भी अलग से की है मैंने। वो कौन सा महाजनपद था? अस्मक। यस। किस नदी के पास में था वो? नदी कौन सा था? सर नदी की नॉलेज नहीं है। गोदावरी नदी के आसपास, गोदावरी नदी का जो इलाका था वहां अस्मक महाजनपद था। वो दक्षिण भारत का सबसे इंपॉर्टेंट और अकेला महाजनपद था। और कोई सवाल? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो। यस, कहाँ से? सर मैं पीजी कॉलेज गुना से बोल रहा हूँ, आनंद होया। हाँ, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतिहास एक विज्ञान है या नहीं? हाँ, इतिहास विज्ञान इतिहास कला और विज्ञान दोनों है। इतिहास और साइंस दोनों कहते हैं विज्ञान को। हेलो। हाँ सर, ये इतिहास विज्ञान क्यों है? इसके बारे में कुछ बताइए सर। मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, आप पढ़ते हैं कि पानी कैसे बनता है। H हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के पानी बनाते हैं। ठीक है? केवल विज्ञान यही नहीं है। विज्ञान कोई भी ऐसा चीज जिसको तर्क पर आधारित हो और उसका विश्लेषण कर पाए। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब केवल साइंस, अंग्रेजी में साइंस नहीं होता है, बल्कि कोई भी ऐसी विषय वस्तु जिसका आप एक तर्क पर आधारित करके अपने विचारधारा को प्रतिस्थापित कर सकें, विशेष ज्ञान का प्राप्त कर सकें, उसको भी विज्ञान कहते हैं। और आपको इतिहास में बहुत सारी ऐसी, जैसे आप आएंगे आगे औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे, आप ग्लोरियस रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे
विचारधाराएं आएंगी जिनको आप एकदम विज्ञान के समकक्ष ला सकते हैं और उनको हमेशा एक तर्क के आधार पर आप प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। इसलिए इतिहास हमेशा विज्ञान है और विज्ञान रहेगा। विज्ञान का मतलब केवल जो आप विज्ञान साइंस पढ़ते हैं वो नहीं है, बल्कि विशेष ज्ञान और तर्क पर आधारित ज्ञान है। ओके, थैंक यू वेरी मच।